नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बायजूस आईएएस में और स्वागत है हमारे साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम आपकी ज्ञान की वृद्धि करें, आपका कुतूहल जगाएं। आपने जो कुछ जानकारी हासिल की है समाचार पत्रों से, टेलीविज़न से, रेडियो से, इंटरनेट से, उसको और अधिक एनरिच कर सकें, समृद्ध बना सकें, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि घटनाओं की मुद्दों की पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक व्यक्ति क्यों इस तरह का आचरण कर रहे हैं जो शिखर के नेता हैं, राजनीतिक शक्ति समीकरण कैसे बदल रहे हैं, इस सब का क्या प्रभाव भारत के राष्ट्रीय हित पर पड़ेगा, हमारी विदेश नीति का नियोजन और उसका क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और अक्सर हमारा प्रयास ये रहता है कि या तो हम आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाएं या भविष्य में झांकने की कोशिश करें कि घटनाक्रम की क्या परिणति हो सकती है। हम ये भी कोशिश करते हैं कि सामरिक, भू-राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सारे पहलुओं को एक साथ वैश्विक विश्लेषणात्मक तरीके से देख सकें। आपकी सोचने की प्रवृत्ति, विश्लेषण की प्रवृत्ति, स्वयं अपना मौलिक उत्तर देने की क्षमता बढ़ सके। इस बार जो मुद्दा हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं वो बड़ा रोचक एक चर्चा का विषय है। अक्सर जब हम यूरोप का जिक्र करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ चित्र उभरता है यूरोपीय समुदाय का या उसके प्रभावशाली सदस्यों का, फ्रांस का, जर्मनी का, या ब्रेक्सिट के बाद से जो संकट इस बहुराष्ट्रीय संगठन के सामने प्रस्तुत हुआ है कि क्या ये अपनी हस्ती वजूद बचाए रख सकेगा ब्रेक्सिट के बाद भी, या जैसा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कहना था इनकी हस्ती पस्ती में बदल जाएगी और इसका लाभ सिर्फ ब्रिटेन को होगा। इनमें जो बड़े देश हैं फ्रांस और जर्मनी, वो दोनों बिल्कुल एक जगह चुनाव संपन्न हुए हैं, मगर अस्थिरता बरकरार है जर्मनी में। फ्रांसीसी प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की निकट भविष्य में, और इस सब का क्या प्रभाव यूरोपीय समुदाय पर पड़ेगा ये विचारणीय है। मगर इसके अलावा जो जिस तरह के संकटों का सामना करना पड़ा है यूरोपीय समुदाय को हाल के वर्षों में, वो काफ़ी विचित्र हैं। कभी शरणार्थियों का संकट, कभी वित्तीय संकट, कभी जो उसके सदस्य देश हैं जिनको पिग्स कहते हैं, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, ग्रीस, उनके वित्तीय संकट, उनकी गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक अस्थिरता, और इसके अलावा जो छोटे छोटे पूर्वी यूरोप के देश हैं जो उसके सदस्य देश हैं, उनके मन में जो संतोष है कि क्यों उनके साथ इस तरह कभी कभार भेदभाव बरता जाता है, जबकि यूरोपीय समुदाय वाले एक सदस्य एक वोट के अनुसार आचरण करते हैं और सर्वसम्मति से ही बड़े फैसले लिए जाते हैं। मगर कहीं न कहीं जो नाटो के सदस्य देश हैं यूरोप के और यूरोपीय समुदाय के सदस्य नहीं हैं, उसमें एक तनाव की स्थिति पैदा होती है। और जब हम बात कर रहे हैं पूर्वी यूरोप की और मध्य यूरोप की, तो हम ये भूल जाते हैं कि एक इतनी बड़ी संख्या में देश हैं जो लगभग 25-30 देश हैं, और कोई कुछ विद्वान तो ऐसे हैं जो रूस को भी इसमें शामिल करते हैं। बहरहाल हम रूस को इसमें शामिल नहीं करेंगे इस चर्चा में, क्योंकि रूस एक यूरेशियाई देश ज़रूर है, उसका बहुत बड़ा भूभाग मध्य एशिया में पूर्व एशिया तक बिखरा पड़ा हुआ है, मगर फैला हुआ है, बिखरा कहाँ पड़ा हुआ है। और जो यूरोप की तरफ उसका मुख है वो आजकल पुतिन के आने के बाद से ज़्यादा रेखांकित होता रहा है। पुतिन ने अपने रूस की पहचान एक यूरोपीय देश के रूप में करने की कोशिश की है। जो हस्तक्षेप उन्होंने किए हैं वो यूरोपीय समुदाय पर अपना दबाव डालने की रहे हैं ऊर्जा के प्रभाव को लेकर, या उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका से मुठभेड़ के तेवर अपनाए हैं। मगर इसके लिए अकेले उनको जिम्मेदार ठहराया जाए या ट्रंप के काल में जो निषेध उनके ऊपर, रूस के ऊपर लगाए गए थे, उसकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, ये सब विस्तार में चर्चा हम बीच बीच में आपके साथ करते रहे हैं। हम लगभग आधी आबादी जो पूर्वी और मध्य यूरोपीय देश हैं उनमें लगभग आधी आबादी रूस की है, उसको हम तत्काल अभी अलग कर रहे हैं। एक और बड़ा पूर्वी यूरोपीय देश जो हम इस चर्चा में थोड़ा अलग थलग रखेंगे वो यूक्रेन है। यूक्रेन इसलिए कि उसके साथ जो तनावपूर्ण संबंध चले आ रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों में रूस के साथ, और जिसके कारण जब रूस ने हस्तक्षेप किया और हथिया लिया क्रीमिया को, तो उसके बाद से ये सुबुगाहट बची है कि जिसे अंग्रेज़ी में सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। धीरे धीरे रूस उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है जहाँ स्लाव मूल के रूसी भाषी लोग रहते हैं, और उसका प्रयास ये है कि यूक्रेन किसी भी तरह से पश्चिम की ओर न जा सके। यूक्रेन की बड़ी अभिलाषा थी नाटो का सदस्य बनने की, यूरोपीय समुदाय का सदस्य बनने की, जिस कारण ये स्थिति पैदा हुई है। हम जिस क्षेत्र का चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं उसमें अनेक देश ऐसे हैं जो 20वीं सदी में प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में
एक स्पष्टता उनकी पहचान एक राष्ट्र राज्य के रूप में उभर कर नहीं आई थी। और शीत युद्ध के काल में उनमें से अनेक ऐसे थे जो उपग्रह देश माने जाते थे, सोवियत संघ के, सोवियत साम्राज्य का हिस्सा माना जाते थे, भले ही उपनिवेश न हो, और उनके बारे में एक सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रेजनेव ने किया था। ये सब बातें हम विस्तार से जब इन देशों के बारे में बात करेंगे तो संक्षेप में ही सही हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर झलक डालेंगे। यहाँ हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो बहुत बड़ा भूभाग है मध्य यूरोप का, पूर्वी यूरोप का, इनके देशों की, अधिकांश देशों की दशा ऐसी है कि जो दो ताकतवर चुंबकों के बीच में है और किसी के भी एक गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से अपने को अलग नहीं कर पाते। कभी पश्चिमी यूरोप और नाटो उनको अपनी ओर खींचता है, तो कभी बिखरने के बाद भी जो रूस है उसकी शक्ति इतनी बड़ी अभी भी बरकरार है कि उसके साथ जुड़े हुए जो देश हैं उन पर उसका प्रभाव आज भी बचा है। ये रस्साकशी निरंतर चलती रहती है। अब क्यों हमको अचानक ये बात याद आई पूर्वी यूरोप की और मध्य यूरोप की? उसका कारण ये है कि कम से कम दो देशों ने ऐसी स्पष्ट चुनौती, जो दोनों सदस्य देश हैं यूरोपीय समुदाय के, ये चुनौती यूरोपीय समुदाय के सामने रखी है, जिनमें एक पोलैंड है, जिसके सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में कानून पारित किया है कि यूरोपीय समुदाय के कानून उसके संविधान के कानून के विपरीत हैं, जिनको वह नहीं मान सकता, वह उसकी संप्रभुता का हनन है। अब सोचने की बात यह है, जब पोलैंड शामिल हुआ था यूरोपीय समुदाय में, तो उसने स्वेच्छा से सहर्ष उस वक्त ये बात स्वीकार की थी कि वह यूरोपीय समुदाय के मूल्यों में आस्था रखता है और जो यूरोपीय समुदाय के कानून हैं स्वेच्छा से उनको भी स्वीकार करता है। यूरोपीय अदालत हो, यूरोपीय कानून हो, यूरोपीय मानवाधिकारों की परिभाषा हो, इन सबको उन्होंने उस समय स्वीकार किया था। मगर ये बात आज से एक दशक से भी अधिक पहले की है। और जब हम देखते हैं आज के यूरोप को, तो उसमें मुझे लगता है कि कसमसाहट इन देशों के बीच है। कुछ असंतोष यूरोपीय समुदाय की बड़ी शक्तियों से, फ्रांस और जर्मनी से, कुछ इस कारण कि उनको लगता है कि जितना लाभ उन्होंने उठाना था यूरोपीय समुदाय से वो उठा चुके हैं। अब शायद एक अच्छा सौदा पटाने के लिए ज़रूरी है कि बीच बीच में आक्रोश और असंतोष दिखाया जाए। हम पोलैंड का चर्चा विस्तार से आगे चलकर करेंगे, मगर लगभग यही स्थिति हमको देखने को मिलती है हंगरी में भी। हंगरी ने अभी एक ऐसा कानून पारित किया है जिसमें समलैंगिकों, समयौनों और जो किन्नर होते हैं, जो अपनी लैंगिक पहचान स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, बदलते रहते हैं, वो एक चलायमान रहते हैं, चंचल चित्त के होते हैं, तो उनके विरोध में जो कानून पारित किया गया है उसको यूरोपीय समुदाय की अध्यक्षा ने, श्रीमती वन डर लेyen ने बहुत ही शर्मनाक घटना कहा है। और जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए हंगरी के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोपीय समुदाय की अध्यक्षा का ये बयान अपने आप में शर्मनाक है, क्योंकि हम जिन मूल्यों में आस्था रखते हैं वो मूल्य ईसाइयत के मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, और वो मूल्य हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं। हम उनका हनन कर, उनका क्षय कर यूरोपीय समुदाय में नहीं बने रहना चाहते हैं। तो लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है, क्या अब ब्रिटेन की तरह जिसकी परिणति ब्रेक्सिट में हुई थी, पोलेक्सिट हो सकता है, क्या हंगेरिक्सिट हो सकता है, और इसका क्या प्रभाव यूरोपीय समुदाय पर पड़ेगा। हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तार के साथ, पूरे समुदाय के बारे में, और न केवल उन देशों के बारे में जो आज सदस्य हैं यूरोपीय समुदाय के। यूरोपीय समुदाय के बाहर कुछ देश ऐसे हैं जो नाटो के सदस्य तो हैं पर यूरोपीय समुदाय के सदस्य नहीं हैं। तो ये एक विचित्र विडंबना है कि जो लोग सैनिक संगठन के संबंध संधि मित्र हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के और यूरोपीय देशों के, वो यूरोपीय समुदाय में अब तक सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किए गए हैं। कहीं न कहीं इसमें सांप्रदायिक तत्व है, कहीं न कहीं इसमें जातिवादी, नस्लवादी तत्व है, और क्या इसका प्रभाव आने वाले दिनों में न केवल यूरोपीय समुदाय पर पड़ सकता है, क्या इसका प्रभाव अमेरिका पर पड़ सकता है, क्या इसका लाभ रूस उठा सकता है, क्या चीन की घुसपैठ यहाँ हो सकती है, और फिर वही बात, इस सब का मिला जुला क्या प्रभाव भारत के हितों पर पड़ सकता है, ये इस बार हम इस चर्चा में आपके साथ साझा करेंगे। इससे पहले कि हम उन राज्यों की बात करें, पोलैंड की या हंगरी की, जिन्होंने संकट पैदा किया है इस समय यूरोपीय समुदाय के लिए, पूरे यूरोप के लिए, एक तरह से पूरे विश्व के लिए, कि यदि वो यूरोपीय समुदाय से असंतुष्ट हैं, उसे छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, तो फिर समुदाय का भविष्य क्या है। और यदि ये लोग जिन तर्कों के आधार पर अपनी संप्रभुता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम एक ईसाई देश हैं, हम रोमन कैथोलिक देश हैं, हमारे अपने पारिवारिक मूल्य हैं, हम उन मूल्यों से सहमत नहीं जो केंद्रीय मुद्दे माने जाते हैं यूरोपीय मूल्यों के, मानवाधिकार के, जनतंत्र के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, समलैंगिकों के अधिकार के,
पर्यावरण के संरक्षण के, तो फिर क्या बचता है इन देशों के साथ संबंधों को नियमित करने की भूमिका के लिए। मगर इसके पहले ये दृष्टिपात करना ज़रूरी है कि क्यों असंतोष का भाव पूर्वी और मध्य यूरोप के देशों में बहुत समय से चला आ रहा है। क्यों इनको ऐसा लगता है कि सौतिया संतान है जिनके साथ सिर्फ उस परिवार में दुर्व्यवहार ही होता रहा है। इसके अनेक कारण हैं। इसके अनेक कारण ये हैं कि लगभग 200-250 साल का जो यूरोपीय इतिहास है, नेपोलियन के साम्राज्य की स्थापना हो उससे बल्कि कुछ पहले से, फ्रांसीसी क्रांति से, जब लोग ये मानकर चलते हैं कि राष्ट्रवाद एक प्रतिक्रिया के रूप में पैदा हुआ था नेपोलियन के आक्रमणकारी युद्धों के। हमारे लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप के देशों को, अधिकांश देशों को यह लगता है कि वो सौतेली संतान है और उनके साथ इस परिवार में, यूरोपीय परिवार में हमेशा भेदभाव का ऐसा व्यवहार किया जाता रहा है जैसे वो दरिद्र दूर के रिश्तेदार हों। उसके अनेक कारण हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो ऐतिहासिक कारण है वो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार तक पहुँचते हैं। कुछ लोगों का पहले मानना था कि राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में कम से कम इस आक्रामक साम्राज्यवादी संघर्ष के बाद ही हुआ, जब नेपोलियन ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को स्पेन का राजा बनाकर भेज दिया, या जो यूरोप में पहले से राजपाट कर रहे थे उनको फ्रांसीसी साम्राज्य में मिलाने की पेशकश की, तो और उसने रूस पर भी जो हमला किया, तो वो एक बार में सर्वोपरि शक्ति बनना चाहता था यूरोप में और तत्कालीन पूरी दुनिया में। उसका तो जो हश्र हुआ सो हुआ, मगर उसकी प्रतिक्रिया में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लोग मानते थे कि वो प्रवृत्ति 19वीं सदी में जन्मी है। हमारा कुछ ऐसा मानना है कि राष्ट्र राज्य की परिकल्पना वेस्टफालिया की संधि के साथ हुई थी, मगर सब पर इसका प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ा था। जो यूरोप का वह हिस्सा था जिसने औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के संघर्ष में भाग नहीं लिया था, जिसने वो संसार में वो दुस्साहसिक अन्वेषण नहीं किए थे जैसे स्पेन ने, पोर्चुगाल ने नए विश्व की खोज की थी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, या भारत की खोज का दावा किया था, या इंडोनेशिया पर अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, या पूरे विश्व का एक चक्कर जहाज़ों ने लगाया था, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो इन लोगों ने इन उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का जो बर्बर उत्पीड़न किया, उससे जो इनकी समृद्धि बढ़ी, उससे इनमें एक अहंकार का जन्म भी हुआ और इन्हें ऐसा लगा कि जितनी प्रगति इन्होंने की है वो अपनी प्रतिभा से की है, अपनी जो नवजागरण था उससे की है, जो वैज्ञानिक क्रांति थी वो इनकी अपनी प्रतिभा के कारण हुई है, और जो इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई है वो भी इनके अपने परिश्रम के कारण हुई है। आज अनेक ऐसे संशोधनवादी इतिहासकार हैं, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, एशिया में तो है ही, जिनका मानना है कि ये प्रगति दास्ता से हुई, संभव हुई, अफ्रीका के शोषण से संभव हुई, दक्षिण अमेरिका के सोने से संभव हुई, और जो अत्याचार इन्होंने किए एशियाई अफ्रीकी जन पर, चाहे वो दक्षिण एशिया हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो, या ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी हों, कनाडा के आदिवासी हों, उत्तरी अमेरिका के आदिवासी हों, तो उस सबका मिलाजुला प्रभाव ये था कि पश्चिमी यूरोप के बड़े देशों ने, जो अभी हाल तक औपनिवेशिक ताकत रहे हैं 50-60 वर्ष पहले तक, उन्होंने उन यूरोपीय देशों को थोड़ा हिकारत की दृष्टि से देखा जो न तो बड़े किसी साम्राज्य के मालिक बन सके थे और न ही किसी के दूसरे के शोषण के कारण वो इतने समृद्ध और संपन्न थे कि वो ये कहे कि हमने संस्कृति का पोषण किया। मगर एक हद तक ये कुतर्क है। यदि आप देखें तो जो छोटे छोटे राज्य भी पूर्वी यूरोप में थे, वो उन्होंने अपने साधनों के अनुरूप काफ़ी कुछ प्रोत्साहन दिया, प्रश्रय दिया चित्रकारों को, कलाकारों को, संगीतकारों को, वैज्ञानिकों को, क्योंकि शेंगन वीसा के पहले भी यूरोप के एक भाग से दूसरे भाग में जाना संभव था। मेडिची कोई बहुत बड़ा राजकुल नहीं थे, वो फ्लोरेंस के छोटे से रजवाड़े थे, मगर उन्होंने इस तरह का प्रश्रय दिया और वहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह लाभ कमाने के लिए जाते थे। इस पूरे जगत में जो एक ईसाई जगत था, श्वेत जगत था, जिसमें भेदभाव थे, नस्लवाद के उपजाति भेदभाव थे कि अगर फ्रांस गैलिक था तो जर्मनी ट्यूटोनिक था, आयरलैंड वाले चेल्टिक थे, ब्रिटेन वाले एंग्लो सैक्सन थे, मगर इटली वाले जो थे वो रोमन थे, मगर बाकी जो यूरोप के छोटे छोटे राज्य थे उनमें कहीं ना कहीं रोमा लोग थे, कहीं ना कहीं जिप्सी लोग थे, और भले ही वो सब ईसाई थे, भले ही वो सब गोरे थे, मगर उनकी भाषाएं फ़र्क थी और जो धर्म और उपासना के उनके
अलग अलग संप्रदाय थे वो फ़र्क थे। वो कोई रोमन कैथलिक था, पोलैंड खांटी रोमन कैथलिक था फ्रांस की तरह, उससे कहीं अधिक कट्टर। नेपोलियन के बाद वहाँ लोग रोमन कैथलिक थे, मगर राज्य धर्मनिरपेक्ष था पूरी तरह से 100%। वो रोमन कैथलिक धर्म का पक्षधर नहीं था। मगर इटली अगर था तो वो रोमन कैथलिक था। मगर जर्मनी जो था वो रोमन कैथलिक भी था, वो कुछ हद तक प्रोटेस्टेंट भी था। मगर नाजी जर्मनी के उदय के बाद धर्म वहाँ गौण हो गया था, विचारधारा प्रमुख हो गई थी, यहूदियों का उत्पीड़न हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम आसानी से भुला नहीं सकते हैं। तो यदि हम देखें तो पूर्वी यूरोपीय देश गोरे थे, ईसाई थे, मगर उनसे बहुत भिन्न थे जो उनके मौसेरे चचेरे भाई पश्चिमी यूरोप में रहते थे। उनके हर एक की अपनी जातीय स्मृतियाँ थी, उनको अपने को अपने इतिहास पर गर्व था। और एक इतिहासकार विश्लेषक ने बड़ी प्यारी बात कही है, विचारोत्तेजक बात कही है, कि पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश ऐसे देश हैं जो कट्टर अंध देशभक्त हैं, जो विदेशियों से कोई विशेष स्नेह नहीं करते। वो अपनी भूमि के भीतर, अपनी सीमाओं के भीतर एक समरस जनसंख्या चाहते हैं, होमोजेनस पॉपुलेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो जीनोफोबिक हैं, विदेशियों से थोड़ा वितृष्णा उनको है, उन पर संदेह करते हैं। और इसका कारण है कि विदेशियों ने पड़ोसी क्यों न हो उनका उत्पीड़न किया है, उनको अपने साम्राज्य में मिलाया है, उनका अत्याचार किया है, उनकी पहचान, उनकी सांस्कृतिक पहचान मिटाने की कोशिश की है। ये तब भी होता था जब हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी के हैब्सबर्ग रियासत का हिस्सा था, जब तक जर्मनी के एकीकरण के बाद प्रशा ने उसे अपने में नहीं मिला लिया था। मगर वो एकमात्र ऐसा देश था जिसका शायद कुछ लेना देना मध्य एशिया, दक्षिण यूरोप के देशों से, पश्चिम यूरोप के देशों से जर्मनी के माध्यम से था। मगर यदि आप देखें तो बाकी देशों के लिए ऐसा नहीं था। वो लोग कटे छटे थे, उनका जो कुछ लेना देना था वो या तो उत्तरी यूरोप के अपने बिरादरों के साथ था या रूसियों के साथ था। और जो रूसी थे या हंगरी या पोलैंड वाले आपस में थे, उनमें भी उत्थान पतन होता रहता था। यदि पोलिश लोग ताकतवर होते थे तो वो हंगरी के कुछ सीमा का अतिक्रमण कर लेते थे, कभी कभार वो रूस तक में घुसपैठ कर लेते थे। रूस में डची ऑफ मॉस्कोवी थी, इवान टेरेबल के पहले, इवान जो बहुत दुष्ट राजा माना जाता है, या पीटर महान के पहले, या मेरी जो वहाँ की रानी थी उनके पहले, कैथरीन के पहले, रोमानिया की रानी मेरी। ये सब बड़े बड़े नाम उनके अपने लिए महत्वपूर्ण हैं। मगर जब जिसका चलता था वो घुसपैठ कर लेता था। मगर ये जातीय स्मृतियाँ सही हो या ना हो, मगर उस राष्ट्रीय गौरव के साथ जुड़ी हैं जो इनको अलग अलग पहचान दिलाती हैं। ये अलग अलग पहचान 20वीं सदी में जाकर स्पष्ट हुई, मगर सुस्थिर नहीं हो पाई थी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे स्थानीय उपनस्लवादी, उपराष्ट्रवादी संगठन थे जो कभी नाजियों से लड़ भिड़ रहे थे, कभी आपस में लड़ भिड़ रहे थे। और इनके ये राज्य के रूप में प्रकट हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही। मगर इनकी स्वाधीनता, इनकी संप्रभुता स्वयंभू नहीं थी, क्योंकि तब तक रूसी लाल सेना आधे यूरोप पर कब्जा कर चुकी थी, जिसे लौह आवरण कहते हैं, द आयरन कर्टन, उसके भीतर उसका कब्जा था। जर्मनी का बंटवारा हो चुका था, बर्लिन का बंटवारा हो चुका था, और पोलैंड जिस पर आक्रमण करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी नाजियों द्वारा, तो रूसी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया ये वो देश थे जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो इस लौह आवरण के बाहर पश्चिमी यूरोप के साथ कहें। वैसे भी उनका नाता कोई बहुत बहुत मजबूत पहले भी नहीं था। मगर लगभग आधा सदी से ज़्यादा जब तक ये राज्य सोवियत साम्राज्य का हिस्सा रहे, रूस के उपग्रह रहे, तो इनके आर्थिक विकास का नमूना वो रहा जो साम्यवादी समाजवादी था, और एक सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत देर में जाकर किया था ब्रेजनेव ने 68 में, जब उन्होंने रूसी टैंक भेजे थे, सोवियत टैंक भेजे थे चेकोस्लोवाकिया के वसंत का दमन करने के लिए। मगर उसके पहले एक घटनाक्रम निकिता क्रुश्चेव खुद कर चुके थे, जो स्टालिन के विरोधी थे। 1956 में उन्होंने हंगरी में और पोलैंड में इम्रे नाजी और गोमुल्का का दमन किया था बर्बर टैंक भेजकर। और ये राज्य, पूर्वी यूरोप के राज्य जो संलग्न थे सोवियत संघ से और रूस से, इस बात को जानते थे कि वो उस बड़े पड़ोसी की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपनी स्वतंत्रता को सीमित ही मानना होगा। यदि आप देखें तो 1990 के दशक तक ये स्थिति ऐसी चलती रही। जब मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की भी बात की, तो लोगों को लगा कि एक अब नई लहरें उठने लगी वसंत की, नए रंगीन क्रांति का सूत्रपात हुआ, कभी जॉर्जिया में, कभी यूक्रेन में, कभी नारंगी तो कभी गुलाबी। और इसका सबसे अच्छा हमको एक विडंबना वाला चित्र देखने को मिलता है पोलैंड में, जहाँ पोलैंड में लोगों ने अपना सर उठाया, वहाँ की साम्यवादी
पार्टी जो थी संरक्षण समझी जाती थी। श्रमिकों का जो श्रमिक संगठन थे, जो कोयले की खानों में काम करते थे, जो जहाज की बनाने के कार्य बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करते थे, इस्पात के कारखानों में काम करते थे, उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया अपनी पार्टी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जो वहाँ पार्टी के समर्थन से शासन करती थी। तो दमन हुआ। जनरल जेरुजिलस्की कुछ देर के लिए पोलैंड में राष्ट्रपति बने, मगर उन्हें पदत्याग करना पड़ा और बहुत शीघ्र लेच वालेसा, जो सोलिडरी संगठन का नेतृत्व करते थे, श्रमिक थे, खुद गदांस्क के एक बंदरगाह पोद गोदी में जहाँ जहाज़ों का निर्माण होता था, तो वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। मगर फिर ये जो संघर्ष था पार्टी का और श्रमिकों का, उसका एक और रूप सामने आया जो हाल में हमें देखने को मिलता है। जब हम चर्चा करते हैं पोलैंड का और हंगरी का, तो पोलैंड के लोगों ने साफ साफ ये कहा है, पोलैंड के राष्ट्रपति ने, कि हम एक ईसाई देश हैं, हम एक रोमन कैथोलिक देश हैं, हमारी आस्था पारिवारिक मूल्यों में है और हमने जो लाल खतरा था यानी साम्यवाद का, उसको भगाया था चर्च के संरक्षण से, चर्च की सहायता से, चर्च के समर्थन से। हमारी नींव इस राज्य की रोमन कैथोलिक धर्म पर रखी हुई है और आज हम एक इंद्रधनुषी जो संक्रामक रोग फैल रहा है, यानी समलैंगिक, समयौन, किन्नर, अपने लिंग के बारे में असमंजस में पड़े लोग आदि, हम उनका इस इंद्रधनुषी छटा का भी, इस संक्रामक रोग का सामना भी करेंगे चर्च की मदद से ही। तो उन्होंने अपनी ईसाइयत, रोमन कैथोलिक पहचान, पारिवारिक मूल्य, दक्षिणपंथी रुझान बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं। अब समस्या ये है कि ये सारी चीज़ें हैं जिनका बिल्कुल सीधा संघर्ष उन बुनियादी मुद्दों से जिनके आधार पर यूरोपीय समुदाय का निर्माण हुआ था। तो ये कौन सी बात हुई कि जब आपके ऊपर दबाव था रूस का, जब आप जान बचाना चाहते थे, जब आपको नाटो के संरक्षण की ज़रूरत थी, जब आपको आर्थिक विकास के लिए यूरोपीय अनुदान की ज़रूरत थी, तब तो आप यूरोपीय समुदाय में जुड़ गए। आज जब कमोबेश आपकी स्थिति कुछ स्थिर है, आपको लगता है आप कुछ बेहतर सौदा पटा सकते हैं, तो आपने असंतोष मुखर करना शुरू कर दिया है। मगर जहाँ तक पोलैंड और हंगरी का सवाल है, यही स्थिति लगभग हंगरी की है। हंगरी ने जो कानून पारित किया समलैंगिकों, समयौनों, किन्नरों के विरोध में, तो उसके बारे में अध्यक्षा ने कहा कि तो शर्मनाक है, और हंगरी के विदेश मंत्री ने कहा कि शर्मनाक तो उनका अपना बयान है जो दोहरे मानदंडों के अनुसार आचरण कर रही हैं। अब दिक्कत यह है कि जब जिस समय बड़े उत्साह से यूरोपीय समुदाय ने पूर्वी यूरोप के देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, ये ललचाकर कि वो नाटो की तरफ झुकेंगे और रूस से हटेंगे, उसने ये कल्पना नहीं की थी कि एक बार वो आने के बाद जो उसके संवैधानिक ढांचा है यूरोपीय समुदाय का, वो सर्वसहमति से फैसले लेता है। यदि आज वो पोलैंड को निकालना भी चाहे, पोलैंड पर महाभियोग लगाए इम्पीचमेंट का, तो वो तब तक नहीं लगा सकता जब तक ये सर्वसहमति से इसका आरोप लगाने का अनुमोदन न हो। और हंगरी पोलैंड का समर्थन करेगा, पोलैंड हंगरी का समर्थन करेगा, तो जाहिर है कि ये बात कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। कुछ और विचित्र चीज़ें हैं, वो सिर्फ पोलैंड और हंगरी तक सीमित नहीं है। यदि आप देखें तो अभी हाल में भले ही पूर्वी देश नहीं है, मगर मध्य यूरोपीय देश और पूर्वी देशों से मिला जुला देश मध्य यूरोप का जो ऑस्ट्रिया है, वहाँ के चांसलर को इस्तीफा देना पड़ा है कि उन पर यह आरोप था कि उन्होंने भ्रष्टाचारी साधनों का उपयोग किया था चुनाव जीतने के लिए, घूस दी थी मीडिया वालों को, वो अपदस्थ हो गए हैं। चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति का नाम आया है पनामा पेडोरा पेपर्स में और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा है। तो ये जो आरोप लगाया जाता है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पूर्वी यूरोप में विरासत के रूप में बचा हुआ है सोवियत साम्राज्यवादी युग से, इसके बारे में भी दोहरे मानदंड साफ देखने को आते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार का जहाँ तक मामला है, इस तरह के आरोप ब्रिटेन के शीर्षस्थ नेताओं पर भी लगाए गए हैं, उनके नाम भी पनामा पेपर, पेंडोरा पेपर में आए हैं। इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं जर्मनी और फ्रांस के शिखर के नेताओं पर, और ये सारी बातें लगभग दोहरे मानदंडों वाली है कि जो हम करें सो ठीक, जो तुम करो सो गलत। तो एक तरह से एक बगावत का जो ये सुगबुगाहट हमको देखने को मिल रही है मध्य यूरोप में और पूर्वी यूरोप में, वो बहुत आसानी से दूर होने वाली नहीं है। इसी तरह का एक और उदाहरण है जो हाल के दिनों में प्रकट हुआ है, जो विस्फोटक हो सकता है, कि सर्बिया और कोसोवो के बीच में, सर्बिया यूरोपीय समुदाय का सदस्य है, कोसोवो की जो अर्जी है सदस्य बनने की, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि जिन जिन पूर्वी यूरोप के देशों में या तो मुस्लिम आबादी का बाहुल्य है या एक बड़ी आबादी मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यकों की वहाँ है, उनको प्रवेश देने में हिचकिचाता रहा है ईसाई यूरोपीय समुदाय। ये बात टर्की पर लागू होती है, ये बात अल्बानिया पर लागू होती है, ये बात कोसोवो पर लागू होती है। मगर
इनमें जो उदाहरण मुझे सबसे विचित्र लगता है कि सर्बिया ने एक आरोप लगाया कि जो मोटर गाड़ियाँ कोसोवो की उसकी ज़मीन से होकर गुजरती हैं, उनको एक तात्कालिक टेम्पररी नंबर प्लेट लगानी चाहिए, अस्थाई, जो सर्बिया की हो। जवाब में कोसोवो ने कहा कि यही बात सर्बिया को करनी चाहिए, उन्हें कोसोवो की नंबर प्लेट अस्थाई रूप से लगानी चाहिए। अब कोसोवो का संकट ये है कि वो यूरोपीय समुदाय का सदस्य नहीं है, मगर उसका सारा व्यापार, पर्यटन आदि निर्यात सर्बिया के रास्ते ही होता है। तो यदि ये स्थिति विस्फोटक बनती है तो फिर एक और विस्फोट स्थल पूर्वी यूरोप में बन जाता है। इसमें मज़ेदार बात यह है कि ये जो साझा पटाया गया था कि अस्थाई नंबर प्लेट वाला, ये यूरोपीय समुदाय के बिचौलियों ने पटाया था। तो क्यों ये समझौता 3-4 वर्ष से आगे नहीं चल रहा है? कहीं न कहीं इसमें वो स्थिति है जिसका फ़ायदा रूस उठाना चाहता है। यदि आप देखें तो चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, सीमा के पास एक कोयले की खदान को लेकर, जिसके स्वामित्व को लेकर दोनों के बीच में एक विवाद है। और यूरोपीय अदालत ने एक फैसला सुनाया है पोलैंड के विपक्ष में कि वो चेक रिपब्लिक के को हर्जाना दे लगभग 50,000 यूरोज़ प्रतिदिन के हिसाब से, जिसको मानने से उसने इनकार कर दिया है पोलैंड ने। तो अब यदि हर यूरोपीय अदालत के फैसले को कोई सदस्य पूर्वी राज्य का, वो पोलैंड हो या कोई, ठुकराता है, जब तक उसके पक्ष में है तब तक वो ठीक है, जब पक्ष में नहीं है तो उसको ठुकरा देगा, उसको मानेगा नहीं। तो कितनी देर तक ये बहुराष्ट्रीय संगठन चल सकता है? जबकि लोग खुल्लम खुल्ला ही कहने लगे हैं कि न मानवाधिकारों के मामले में, न समलिंगों के अधिकारों के मामले में, न पर्यावरण के मामले में, न संप्रभुता के मामले में कोई अपना समझौता करेंगे। और उनके कोर वैल्यूज़, उनके आधारभूत मूल्य अलग हैं यूरोपीय समुदाय से। तो फिर बचा क्या रहता है कि सिर्फ सफ़ेद चमड़ी, एक बड़े पैमाने पर ईसाइयत, मगर भाषा का बहुत अंतर है। और ये जो संवैधानिक ढांचा यूरोपीय समुदाय का है वो कुछ ऐसा विचित्र बना है। उस समय भरी लालच में बहुत जल्दबाजी यूरोपीय समुदाय ने की हो, अब इन गले पड़ी फांसों से को निकालने में उसे बड़ी कठिनाई होने वाली है। इन दोनों का फ़ायदा हम सिर्फ सर्बिया और कोसोवो की बात नहीं कर रहे हैं, हम चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम पोलैंड की और हंगरी की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम न केवल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, गरीबी की मार का कारण ये है कि भयंकर पैमाने पर यौन शोषण होता है, वेश्यावृत्ति होती है पूर्वी यूरोपीय देशों में, वो चेकोस्लोवाकिया हो, वो रोमानिया हो, वो बल्गारिया हो, वो यूक्रेन हो। तो लोगों को लगता है कि ये एक तरह का शोषण देह व्यापार का इसलिए होता है कि वो गरीब देश हैं और उनकी सहायता करने को उनके संपन्न बिरादर तैयार नहीं है। अब जब आरोप लगता है, इसमें एक और उदाहरण बड़ा विचित्र है, वो मोंटेनेग्रो का है। मोंटेनेग्रो एक ऐसा देश है जो नाटो का सदस्य है पर यूरोपीय समुदाय का सदस्य नहीं है। उसकी अर्जी भी ठंडे बस्ते में पड़ी है, उसको भी अभी रोकने को कहा गया है। मगर मोंटेनेग्रो ने एक ऋण लिया था चीन से एक राजमार्ग के निर्माण के लिए, जो $1 अरब का था। वो राजमार्ग का निर्माण अभी अधूरा है और इस कर्ज को लौटाने के लिए चीन का दबाव उस पर इतना बढ़ रहा है कि जो चीन के उधार का शिकंजा होता है उसमें मोंटेनेग्रो फंस गया है। अब विडंबना की स्थिति ये है कि जो राज्य सदस्य नहीं है यूरोपीय समुदाय का, वह पेशकश कर रहा है कि यूरोपीय समुदाय से मुझे उबारिए इस चीन के उधार के शिकंजे से। और प्रत्यक्ष रूप से भले ही यूरोपीय समुदाय कुछ नहीं कर सकता है, ये बड़ा बुरा एक तरह का प्रेसिडेंट होगा, तो उन्होंने कहा पर्दे के पीछे से वो व्यवस्था कर रहे हैं कि मोंटेनेग्रो की गर्दन छूट जाए। और तो कुछ निजी बैंक यूरोप में और अमेरिका में अब इस $1 अरब का जुगाड़ कर रहे हैं, मगर ये एक बार का होगा और वो जो राजमार्ग अधूरा पड़ा है वो अधूरा पड़ा रहेगा। मगर इससे जो चेतावनी की घंटी बज रही है वो ये है कि चीन इसका फ़ायदा उठा रहा है, वो प्रवेश कर रहा है न केवल अफ्रीका में, न केवल लैटिन अमेरिका में, न केवल एशिया में, न केवल दक्षिण चीनी सागर में, बल्कि यूरोप के मर्मस्थल में भी। और इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि वन बेल्ट वन रोड का जो कई उसने नक्शे बनाए हैं उसमें वो लपेट में ले चुका है यूरोपीय देशों को भी। अब जब इसकी आलोचना मोंटेनेग्रो की कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों ने की तो इन्होंने पलट कर कहा कि आप हमारी तरफ क्यों देखते हैं, आपने इससे कहीं बड़े सौदे पटाए हैं चीनियों के साथ $10 अरब के, और आज भी आप टेक्नोलॉजी के लिए उन पर निर्भर हैं। तो हमारी जब बारी आती है तब हम क्यों चीन के समर्थक माने जाते हैं और देश यूरोपीय के द्रोही माने जाते हैं। यदि आप देखें तो इसी तरह की स्थिति लगभग रूस के साथ है। रूस के प्रति साइबर आक्रमण का, साइबर छापामारी का आरोप लेटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया आदि लगाते रहे अमेरिका के अनुसार। मगर जब आप देखें तो क्या ये सिर्फ रूस कर रहा है, क्या सिर्फ
ये लिथुआनिया, एस्टोनिया, लेटविया यही ऐसे देश हैं जो रूस के साइबर युद्ध का मुकाबला कर सकते हैं? क्या ये ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन ने ये घोषणा नहीं की है कि वो भी इस तरह के साइबर हमले कर सकता है? क्या अमेरिका स्वयं इस चपेट में नहीं फंसा हुआ है? क्या अमेरिका ने जो निषेध रूस पर लगाए हैं उनके जवाब में ही इस तरह के हमले नहीं किए गए हैं? क्या ये सच नहीं है? क्या जिस तरह से न केवल अफगानिस्तान से अमेरिका ने पलायन किया है, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल से आज तक क्रमशः बढ़ावा दिया है ट्रंप ने उस मानसिकता को, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि आप धर्म को, आप गोरों की श्रेष्ठता को रेखांकित करें, और यदि आप ईसाई हैं, यदि आप गोरे हैं, यदि आप अमीर हैं, तो आप दुनिया पर राज करने लायक हैं, बाकी लोग आपके सेवक, दास या अनुचर अनुयायी ही हो सकते हैं। ये शिकायत पूर्वी यूरोप की और मध्य यूरोप की एक बहुत बड़ी सीमा तक जायज़ है। अब यदि आप देखें तो अल्बानिया जैसा देश है जो नास्तिक देश था, उसने अपनी घोषणा की थी हम नास्तिक देश हैं, आबादी बहुलवादी, मुस्लिम बहुलवादी आबादी वहाँ थी, मगर उसकी अर्जी भी यूरोपीय समुदाय में शामिल होने की ठंडे बस्ते में पड़ी है। वो टर्की हो, अल्बानिया हो, वो सब एक ही, कोसोवो हो, वो सब एक ही स्थिति में है। अब जहाँ तक युद्ध अपराधों का प्रश्न है, फिर वही बात है कि अमेरिका बात करता है रूल बेस्ड सिस्टम की, पश्चिमी यूरोप बात करती है पर्यावरण के संरक्षण की और युद्ध अपराधियों को सजा दिलाने की, मगर जब बात आती है कि किस तरह का हस्तक्षेप भाड़े के सिपाही, वो फ्रेंच लीजन के हों, अफ्रीका में कर रहे हैं, साहिल प्रदेश में कर रहे हैं, या अमेरिकियों ने जो अत्याचार किए अफगानिस्तान में और कहा कि हमारे सिपाहियों को तो अभयदान प्राप्त है, तो कौन देश दुनिया का ये मानने को तैयार होगा कि इस मामले में दोहरे मानदंडों का आचरण नहीं हो रहा है? अब घुमा फिराकर हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आते हैं कि भारत के लिए क्या विकल्प इस पूरे देश में है। एक सीधी बात यह है कि जब तक भारत के संबंध सोवियत संघ, बाद में रूस के साथ बहुत आत्मीय और घनिष्ठ थे और ये सारे देश रूस के प्रभाव क्षेत्र में थे, तब तक भारत के लिए बहुत सहज था इनके साथ अच्छे उभय पक्षीय लाभप्रद संबंध बनाए रखना। वो जितने अच्छे संबंध भारत के पश्चिमी जर्मनी से थे, उतने ही अच्छे पूर्वी जर्मनी से थे। पोलैंड और हंगरी के साथ थे, चेकोस्लोवाकिया के साथ थे। इनके साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध अच्छे थे, तकनीकी आदान प्रदान होता था, भारत के जलसे वहाँ होते थे, और भाषा की दूरी थोड़ी बहुत थी, मगर भारतीय छात्र वहाँ जाते थे, भारतीय कलाकार वहाँ जाते थे, और ख़ासकर भारतीय राजनयिकों के लिए ये आरामदेह तैनाती की जगह थी। अफ्रीका से कहीं बेहतर, दक्षिण अमेरिका से कहीं कम दूर। तो एक तरह से हम इसे एक विस्तार मानते थे पश्चिमी यूरोप का, और दूरियां बहुत कम थी, तो यहाँ तैनात राजनयिक हों, बौद्धिक हों, छात्र हों, वो बड़ी आसानी से दूसरे यूरोपीय देश तक पहुँच सकते थे। मुझे लगता है जहाँ तक ये प्रश्न है कि इन देशों का कोई योगदान यूरोप की साझे की संस्कृति में नहीं रहा है, वो बहुत बेईमानी का तर्क है, कुतर्क है, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों ने भी संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, विज्ञान की प्रगति के क्षेत्र में जितना संभव हो सकता था उतना प्रोत्साहन और प्रश्रय वैज्ञानिकों को, साहित्यकारों को, लेखकों को, कलाकारों को दिया, जिनके साथ एक साझेदारी, भारत सांस्कृतिक साझेदारी कम से कम कर सकता था। जहाँ तक हमारा मानना था, कुछ लोगों का मानना है कि रोमा, जिप्सी, खाना बदोश लोग भी एक समय भारत से ही गए हैं। छोटे छोटे राज्य जो लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया थे, उनको अपनी इंडो आर्यन विरासत पर बड़ा गर्व है। उनको भाषाई जो साम्य उनकी भाषाओं में और संस्कृत में है, उसमें बड़ा साम्य है। मगर आज ये स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज जब दो चुंबक इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, एक रस्साकशी चल रही है, तो क्या भारत संस्कृत भाषा और लिथुआनियाई भाषा की मेल को देखते हुए वहाँ बढ़ सकता है? क्या अगर वहाँ से कोई एक व्यक्ति, दुस्साहसिक यात्री यहाँ भारत सदियों पहले आया था, तो उस आधार पर हम स्थायी कुछ आदान प्रदान तकनीकी कर सकते हैं? क्या आज गुर्बत के मारे चेक रिपब्लिक में या धार्मिक कट्टरता और दक्षिणपंथी रुझान के बीच में जो जनाक्रोश पनप रहा है, पोलैंड और हंगरी के साथ हम कुछ कल्पना कर सकते हैं? कभी चेकोस्लोवाकिया की गिनती की जाती थी दुनिया के चोटी के कांच निर्माताओं में, वो शैंडिलियर्स हो, बोहेमियन क्रिस्टल ग्लास हो या ऑप्टिकल ग्लास हो। हंगरी और चेकोस्लोवाकिया निर्माण करते थे, उनको अच्छा अनुभव था जहाजरानी का, खदानों में काम करने का, तेल के शोध का और छोटे मोटे हथियारों के निर्माण का, कारों के निर्माण का। आज भी चेकोस्लोवाकिया कर रहा है, मगर क्या वो होड़ ले सकता है कोरिया से, जापान से, ताइवान से? क्या हथियारों के मामले में वो कुछ निर्यात करने की स्थिति में है भी कि नहीं है? उनकी अर्थव्यवस्था जो बुरी तरह ध्वस्त हुई थी
सोवियत साम्राज्य के काल में या उसका एक अंग बन चुकी थी अभिन्न रूप से, क्या वो आज तक मुक्त हो सकी है उसके प्रभाव से? ये सारी बातें भारत के लिए सोचने की हैं। गंभीर बात यह है, मगर भारत अनदेखी उपेक्षा नहीं कर सकता है इतने बड़े क्षेत्र की। यदि हम ऐसा करते हैं तो वहाँ चीन को पैर पसारने का मौका मिलता है, वहाँ रूस अधिक प्रभावशाली होगा। रूस के साथ हमारे संबंध आज उतने प्रगाढ़, उतने आत्मीय, उतने सामरिक रूप से संवेदनशील नहीं है जितने 1971 में थे, 1990 के दशक तक थे। 1990 के दशक के अंत तक थे जब पुतिन ने सत्ता ग्रहण की थी और भारतीय निवेश साइबेरिया साखालिन में उनके लिए महत्वपूर्ण था। आज रूस को न भारत की उतनी ज़रूरत है और भारत ने अपने अन्य विकल्प जो अन्यत्र तलाशे हैं उनको देखते हुए भारत को भी ये लगता है कि शायद हमारे लिए रूस के साथ आत्मीयता का प्रदर्शन हमारे हित में नहीं होगा। वो हमें अमेरिका से विमुख करेगा, वो हमें यूरोप से, पश्चिमी यूरोप से विमुख करेगा। मगर ये हमारे लिए स्थिति बेहतर दीर्घकालीन रूप से नहीं समझी जा सकती है। भारत को बहुत गंभीरता से इस क्षेत्र में अपने हितों के बारे में सोचना होगा। एक एक देश को चुनकर उसके साथ उभयपक्षीय रिश्तों के बारे में सोचना होगा। यूरोपीय समुदाय के भविष्य के बारे में सोचते हुए इनके साथ रिश्तों को परिभाषित करना होगा। और हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ भी एक तरह का जो असमंजस का भाव मुस्लिम आबादी बहुल देशों को लेकर है, इस्लामोफोबिया, इस्लाम द्वेष को लेकर है, उस सब को हम जब अनदेखा करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये सारे देश, तुर्की के साथ भी रूस अपने संबंध बरकरार रखे हुए है, अर्मानिया, अजरबैजान में भी ठीक हो रहा है, तालिबान के साथ भी वार्ता चल रही है, ईरान भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। सिर्फ हम ही एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद इस सबसे कट छट कर अलग हो रहे हैं। न तो हमें इस्लाम द्वेष रास आता है, न हमें ईसाइयत के साथ द्वेष रास आता है। हमारी संस्कृति समन्वयात्मक रही है। हमें वही बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए और अपने आर्थिक सामरिक हितों को देखते हुए इस पूरे क्षेत्र के बारे में गंभीरता से दूरदर्शी नीति बनानी चाहिए। इस बार इतना ही। आप इस सब के बारे में गंभीरता से सोचें। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।